स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 11 में चैप्टर जो मैंने सेलेक्ट किया वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें टॉपिक जो आज का हमारा है वो है क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको याद दिला दूँ कि स्क्रीन पे जो रेड कलर का पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे वीडियो को देखते हुए तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द क्वांटम नंबर्स, मैंने जो मेन जो पॉइंट्स लिए हैं वो आपकी बुक का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से लिए हैं और फिर उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सिंपल जो आपके अंदर बुक के अंदर जो मटेरियल है उसको बताऊंगी और उसके बाद फिर उसी को फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, The quantum numbers, Schrödinger in 1926 gave an equation in which electrons are treated as moving with wave-like motion in the three-dimensional space around the न्यूक्लियस। अभी तक जो कुछ भी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने 10th तक पढ़ा है उसमें आपको यही आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ठीक है जी, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है। लेकिन बाद में अभी जब आप आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और अभी केमिस्ट्री में भी आप ये जो क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं तो ये इससे आपको अभी पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली डुअल इन नेचर है। सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव। ठीक है, कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, कभी वेव की तरह करेगा। जब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर वैसा आएगा जैसा बोहर एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा था, उसमें जो ऑर्बिट्स, जो शेल्स बनने हुए हैं और शेल्स में सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उस तरह की पिक्चर बनेगी फॉर व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज पार्टिकल। लेकिन जब वो एज अ वेव एक्ट करेगा तो ये जो जहाँ पर पॉइंटर रेड कलर का नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको, तो तब जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव मोशन जो है वो अपने एक्सिस के थ्री डायमेंशनल जो स्पेस है उसकी न्यूक्लियस के गिर्द, उसमें जब रिवॉल्व करेगा तो वेव जो लाइक मोशन है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है। अच्छा, श्रोडिंगर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें आपके पास यहाँ पर जो पिक्चर नज़र आ रही है उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज लेस हेयर एंड मोर हेयर। आपको कुछ एरिया डेंस नज़र आ रहा है और कुछ कम नज़र आ रहा है, यानी वेयर देयर इज वेयर मोर डॉट्स और ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, वो जहाँ पर वो एरिया है वहाँ पर चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एरिया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कहलाता है, और वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो डेंस एरिया है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं और ये जो एरिया जितना जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वो लेस, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो लेस डेंस होता जाएगा और उसके जो चांसेस हैं उसके मूवमेंट के और पॉसिबिलिटी के और प्रेजेंस के, वो जो है ना वो अंदर जो नियर द न्यूक्लियस है उस एरिया से ज़रा बाहर कम होंगे। बहरहाल ये चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक के साथ रिलेट नहीं करती, ये जस्ट आपको ये बताने के लिए है कि श्रोडिंगर ने जो वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्क्राइब किया है तो उसमें उसने बोहर से क्या चीज़ें चेंज की हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये पहली वाली जो पिक्चर है इसको देखिए, इसमें जो वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन थ्री डायमेंशंस वो अराउंड द न्यूक्लियस वो नज़र उसको ज़रा दिखाया गया है। सेम यही वाली चीज़ यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट वाली डायग्राम में भी नज़र आ रही है। इसमें वेव लेंथ और रेडियस और वेव ये बेसिकली पार्टिकल की मूवमेंट इस तरह से है कि वो आपको वेव जैसा उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल नेचर, it can behave like particle and it also behave like wave। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट इट डिफर्स, यानी कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या श्रोडिंगर का जो मॉडल है या जो उसका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में वो डिफरेंट है बोहर के एटॉमिक मॉडल से। बोहर ने कहा था जी कि बोहर की जो डायग्राम यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो एक ऐड की है वो इसलिए की है कि आपको ज़रा रिवाइज हो जाए कि उसमें जो ऑर्बिट्स थे वो हमारे माइंड में होता था कि दे आर फिक्स्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज फिक्स एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा तो ये तो हमारे पास फिक्स नहीं होगा, ये थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होगी। ठीक है, इट ऑल्सो स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये भी डिस्टेंस भी पता चलता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से
कितना फासला है, वो कितने फासले पे है, इस चीज़ को भी हम इसके थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, द न्यूक्लियस इज फाउंड इनसाइड अ ब्लरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपको एक नज़र आ रहा है, ठीक है। एन एरिया वेयर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा डेंस पोर्शन है वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा, अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका जो मैथमेटिकल जो उसका रिजल्ट है वो बेसिकली हमारे पास है क्वांटम नंबर्स, उसको हम कहते हैं कि ये क्वांटम नंबर है। तो इसके बारे में जो बुक के अंदर लाइंस हैं वो ज़रा मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने कोट की हुई है, उनको देख लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स सर्टेन मैथमेटिकल इंटीग्रल्स, यानी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में है, वो मैथमेटिकल नंबर्स की फॉर्म में है। दी सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हमें क्या बताती हैं, वो हमें एक एटम की पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करती हैं, एक्सेप्टेबल पिक्चर ऑफ एन एटम प्रोवाइड करती हैं। और जिन इंटीग्रल्स के थ्रू, जिन मैथमेटिकल वैल्यूज़ के थ्रू हमें एटम की पर्टिकुलर पोजीशन पता चलती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलती है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस पता चलता है, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पता चलती है। ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो हमें जिन मैथमेटिकल इंटीग्रल्स की पता चलती हैं, उन मैथमेटिकल इंटीग्रल्स के लिए वर्ड जो यूज़ हुआ है, जो टर्म यूज़ हुआ है, वो क्वांटम नंबर है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये ऊपर वाली लाइंस की सिंपल वर्डिंग में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। वी कैन से अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल ऑर्बिट इज कॉल्ड अ क्वांटम नंबर, यानी किसी भी एटम के अंदर जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो ओरिएंटेशन है, उनका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ये तमाम चीज़ें किसके थ्रू ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन हो रही हैं, क्वांटम नंबर्स, जिन वैल्यूज़ के थ्रू एक्सप्लेन हो रही हैं उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है जी, वो क्वांटम नंबर है। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। अब हम वन बाय वन इन क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। पहले तो हमने ये देखना है कि ये कितने हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स दैट कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है जी। तो जो क्वांटम नंबर्स हैं उसमें जो आम तौर पे जो हमने जो शेल और सब शेल नज़र आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये आप पढ़ चुके हैं। 9th में आपने इसको पढ़ लिया हुआ, शेल क्या है और सब शेल क्या है, ठीक है। उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको आती है। शेल्स को अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं और इसको स्मॉल n से शो करेंगे। सब शेल्स के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टर्म और नेम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये स्मॉल l से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, मेंशन करेंगे। ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, यानी ऑर्बिट की शेप क्या होती है, वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, न्यूक्लियस के गिर्द जो स्पेस है, जो एरिया है, उसमें ऑर्बिटल्स जो है वो स्पेशली वो एरियाज है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन ऑर्बिट की, शेल की, सब शेल की आपने पढ़ी हुई है। शेल क्या है, द एरिया अराउंड द और द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको कहेंगे, ओरिएंटेशन को इसके लिए m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्पिन है एक्सेस के लॉन्ग, x, y और z एक्सेस, यानी 3 डायमेंशनल जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस के लॉन्ग, जो कि एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है। व्हेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सेस इज क्लॉकवाइज देन द वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव वैल्यू की, और जब वही मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम उसके लिए वैल्यू आ जाएगी उस स्पिन की या उस मूवमेंट की, जो उस मोशन की जो एक्सिस के अलॉन्ग है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आज सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये बिल्कुल भी बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैंने 2 तरह से किया हुआ है। एक तो पहले मैंने बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको फर्स्ट हाफ में किया, सेकंड हाफ में आपने बुक के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर जो फेडरल बोर्ड की बुक है के लिए जो रिकमेंडेड बुक है
नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है उसके अंदर जहाँ जहाँ भी ये यूज़ हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तमाम चीज़ें मैंने जो है वो मेंशन कर दी है। वो वहाँ उन तमाम जगहों में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो यूज़ हो रहा है और उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो बुक में एग्जैक्ट कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ। इट डिटर्मिन द साइज, यानी एन की वैल्यू पता है तो आपको ऑर्बिट का साइज पता है, उसका डिस्टेंस पता है कि न्यूक्लियस से कितना है, ठीक है। तो एन क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, आपको अपने जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस ऑर्बिट का साइज पता चल जाएगा आपको, और उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से पता चल जाएगा। जितनी एन की वैल्यू हाई होगी, ग्रेटर विद द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल एन, यानी आपको इसकी वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4, फर्ज करें कि फोर्थ वैल्यू है, ठीक है, और 1 के लिए के, 2 के लिए एल, और 3 के लिए एम, और 4 के लिए एन होगा, ठीक है जी, अल्फ़ाबेट्स में। और ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है और अभी भी आपने इसको देखना है। तो ये के एल एम एन शेल है 1 2 3 4, ये वैल्यूज़ एन वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, या वो जिस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है उस ऑर्बिट का साइज़ क्या है, ये एन वैल्यू से पता चल जाता है। द शेल्स आर नेम्ड एज एन इज इक्वल टू 1 और के शेल होगा, एन इज इक्वल टू 2 एल शेल, ये ऑलरेडी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें चीज़ बताता है वो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, 2n², ठीक है। तो 2n² में n की जगह पे आप शेल का नंबर ऐड करते जाएंगे तो आपके पास उस शेल के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चलते जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चीज़ें सिंपल हैं और ये आपने ऑलरेडी की हुई हैं, यानी यहाँ पे 2n² का फॉर्मूला नजर आ रहा है, पॉइंटर रेड कलर का मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसमें n की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2 तो मैक्सिमम वो सेकंड शेल हो जाएगा और उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n की वैल्यू अगर आप 3 कर देंगे तो थर्ड शेल हो जाएगा और उसमें 18 पॉसिबल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें उस वक्त आपने पढ़ी थी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये उस वक्त चीज़ें आपको एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और फिर आप उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नई नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ एन, एन का नंबर हाई होगा, ठीक है, तो द हायर विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हाई होगी और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस भी हाई होगी। आपने बोहर के मॉडल के अंदर जो एनर्जी थी, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर एनर्जी इट हैज़, तो फार्दर कब होगा, जब वो न्यूक्लियस से अवे जाएगा, दूर वाले शेल्स में जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात की कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने फासले में जाएगा, फासले में क्या मतलब, जैसे वो दूर वाले शेल्स में जाएगा तो उतना वो एनर्जेटिक होगा, ठीक है। द हायर द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर आपके पास एन की वैल्यू 4 है तो फोर्थ शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है थर्ड शेल के मुकाबले में या सेकंड शेल के मुकाबले में। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज़ हायर, द हायर विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, स्पेस भी, उसका ऑर्बिट का साइज़ भी बड़ा होगा और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब जो प्रिंसिपल क्वांटम, अब जो बुक के पॉइंट थे वो मैंने आपको प्रीवियस 2 जो स्लाइड्स हैं उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसमें इस चैप्टर के अंदर आपने जहाँ जहाँ पे भी ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज़ हुआ है, यानी आपने डेरिवेशन देखी है, आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस इस चैप्टर में देखी हैं, उसके बाद आपने जो रेडियस कैलकुलेशन देखी है, एनर्जी कैलकुलेशन देखी, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो रोल प्ले कर रहा है। अच्छा जी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय विद एन, स्मॉल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इट एक्सप्लेन्स द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा था तो N1 पहला शेल था, N2 दूसरा था, ठीक है, और यही N1 जो है वो K शेल था, फिर N2 L हो गया। तो जो बोहर का मॉडल है वो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, यानी N1 2 3 क्या है, शेल के नंबर्स हैं, और KLMN करते हैं तो ये क्या है, ये उन्हीं शेल्स के 1 2 3 4 के नेम्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपने
जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था तो तब पढ़ी थी। इट्स वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम, अब कुछ आगे नई चीज़ें साथ भी ऐड होती जाएंगी। अच्छा, जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, जीरो कभी भी नहीं होगी, माइनस नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी और फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होगी। इनके शेल का नंबर यानी न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो जाएगा। जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होगा, यानी n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शंस में यानी पॉइंट्स में नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो ये शेल के नंबर्स हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। दे कैन नेवर बी जीरो, दे कैन नेवर बी नेगेटिव, दे कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। सी द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या एक्सप्लेन करता है जी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर शेल के अंदर एनर्जी कितनी है कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, क्योंकि आपने जो एनर्जी डेरिवेशन में जो फाइनल चीज़ फाइंड आउट की थी, ये फॉर्मूला सा आपने फाइंड आउट किया था, E इज इक्वल टू -1313.315 डिवाइडेड बाय n2। तो ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एनर्जी मेजर किस में होती है? किलो जॉल पर मोल में। ठीक है जी। तो जितना शेल का नंबर हाई होगा, यानी 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़े, उतनी यानी जो एंड पे आएगा, जैसे फर्ज करें 1 2 3 4, अगर E4 आ जाए तो वो आपका फोर्थ शेल होगा और फोर्थ शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और इस वक्त जो 3 नंबर मेंशन है 1 2 3, इसमें जो थर्ड शेल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितनी क्वांटम नंबर की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उन एनर्जी भी ज़्यादा है। ठीक है, वो एनर्जी भी उनकी हाई है। अच्छा, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेल्प करता है किसको एक्सप्लेन करने में? किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है किसी भी एटम के रेडियस को। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल के अंदर उन्होंने क्या न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस है या उन्होंने क्या रेडियस अपना पर्टिकुलर एटम के अंदर सेट किया हुआ है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, यानी कि n की वैल्यू को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, तो हमारे पास उस यानी अगर n पुट करते हैं, इफ वी पुट 1, तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसका रेडियस क्या होगा? 0.529 एंगस्ट्रम। 2 पुट करते हैं तो मल्टीप्लाई करके वो बड़ा हो जाएगा। नंबर 3 पुट करेंगे, यानी n के अंदर 1 2 3 वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर शेल का, अगर मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि थर्ड शेल का रेडियस कितना बन रहा है, थर्ड शेल से न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस बन रहा है, तो मैं यहाँ पे n की जगह पे 3 लिखूंगी और उसको मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है रेडियस ऑफ एटम को। ठीक है, तो ये हमें जो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर मौजूद हैं वो डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, ये हमने बोहर के मॉडल के अंदर फर्स्ट टाइम ये टर्म आपने पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम। और ये सर्कल में जब कोई चीज़ मूव करती है, कोई पार्टिकल मूव करता है या कोई चीज़ मूव करती है, तो उस वक्त हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है जी। mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है, तो ये जो NH के अंदर जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इट मीन्स कि आपका ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किस पे बेस कर रहा है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस कर रहा है। कैसे वेरी करेगा? फर्स्ट शेल का अगर एंगुलर मोमेंटम है तो यहाँ पे n1 पुट कर देंगे, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम, ये बाकी सारी चीज़ें आपके पास इजीली आ जाती हैं, जिससे आपका चेंज किससे आएगा? n नंबर से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उसके बाद यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी फाइंड आउट थ्रू द वैल्यू ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये इसकी वैल्यू चेंज करने से आपको हर शेल का एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल्स। किसी भी शेल के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आपको 2n स्क्वायर से पता चलेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, n1 है तो वो शेल आपका k होगा, और 2 आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकंड L शेल में 8, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और देन फोर्थ में जो है ये सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया। नंबर ऑफ सब शेल्स आपके पास हैं जी। सब शेल्स कैसे पता चलते हैं? n वैल्यू से। n वैल्यू 1 है तो k शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल होता है s।
इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2, l शेल है तो s और p दो सब शेल्स होंगे। फिर उसके बाद वैल्यू 3 है तो s p d हो जाएगा। ये भी आप 10th में सब शेल्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फोर्थ शेल है n तो s p d f हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है कि हम थ्री डायमेंशंस में इलेक्ट्रॉन की मोशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर स्टडी हमने उसके थ्रू किया है। तो 3 डायमेंशंस में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका n1 है, k शेल है, तो तब तो सिर्फ s सब शेल होगा। उसके बाद अगर n2 है, l है, तो आपका सेकेंड शेल है, उसमें 4 सब शेल्स हैं, एक s और 3p। 3p कैसे, px, py एंड pz, ठीक है। इसी तरह n अगर 3 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 है, तो वो आपका थर्ड शेल होगा जिसमें के 9 सब शेल्स होंगे, जिसमें से एक s सब शेल होगा, 3 px y px py pz, 3 हो जाएंगे dx dy dz, ठीक है। उसके बाद dx y एंड और फिर नेक्स्ट में x डैश y आ जाएगा, ठीक है। ये जब आप d ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। फोर्थ शेल जो है वो आपके पास उसमें n4 आपका फोर्थ शेल है, इसमें सब शेल कितने हैं, s1 होगा, p3 होंगे, d5 होंगे और f7 होंगे, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप अगर उसकी वैल्यू पता है तो आप सब शेल्स को बता सकते हैं, ऑर्बिटल्स के नंबर को बता सकते हैं, शेल्स को बता सकते हैं, एक किसी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बता सकते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं, उसकी एनर्जी बता सकते हैं, उसका रेडियस बता सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको पता है तो आपको एटम के बारे में और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। उसके बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा है इसी चैप्टर में पिछले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं, इसमें लेमैन सीरीज़ है। यहाँ पर हमने इन सीरीज़ को नहीं पढ़ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रोल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे 1 2 3 ये आपको नज़र आ रही है और एक्साइटेड स्टेट में भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो लेमैन सीरीज़ में ग्राउंड स्टेट आपका फर्स्ट शेल होगा और एक्साइटेड स्टेट कैन बी 2 3 4 5 और ये यूवी रेडिएशन वाला पोर्शन होगा। बाल्मर सीरीज के अंदर जो आपका सेकंड शेल विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सेकंड वाला, वो आपकी ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट 3 4 5 6 कोई सी भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द थर्ड, टू द फोर्थ और टू द सिक्स्थ और टू द नेक्स्ट हायर। तो ये विजिबल रीजन है, ठीक है। ये बेसिकली जब आप उसको स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में से जब रेडिएशन इमिट होती है, जब वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं या डी एक्साइटेशन में जाते हैं या डी एक्साइटेशन में जाते हैं, तो दोनों केसेस में रेडिएशन इमिट होती हैं जिसमें से डिफरेंट लाइंस बनती हैं, स्पेक्ट्रम बनते हैं, ठीक है। तो पेस्किन सीरीज है। उसके बाद हमारे पास जो कि जिसकी ग्राउंड स्टेट 3 है और फिर आगे फर्दर जो 4 5 6 उसकी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ब्रैकेट सीरीज, परफेक्ट सीरीज सेम उसी तरह से, और ये IR वाले रीजन है। इसी की एक डायग्राम यहाँ पर आपके पास मौजूद है बुक के अंदर, सेम यही। ये डिफरेंट सीरीज का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से फासला, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो वाला टॉपिक है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए कोट किया है क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपना रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर देखिए 1 N1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6 तक उसने एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको यहाँ देखें फर्स्ट में डिस्टेंस पता चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसका डिस्टेंस कम है, सेकेंड शेल में गया है एन वैल्यू 2 हुई है तो डिस्टेंस बढ़ गया है, एनर्जी भी बढ़ गई है, ठीक है। MVR भी पता चल सकता है, NH/2π ये भी पता चल सकता है। तो ये इस टॉपिक में मैंने आपको बेसिकली अभी जो सेकंड पोर्शन है उसमें ये बताया है कि आपने एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यूज़ हुआ है आपने वो सारे पॉइंट्स देखे हैं और वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे आपको बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा डिटेल, बेसिक भी और बहुत ज़्यादा एडवांस और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी एटम के बारे में और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसके बारे में पता चल जाती है। आप इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट है उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक 1 by 1 में ऐड करती जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं भी
इसमें समझ आ रही तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।